हमारी इंग्लिश की श्रृंखला को। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है स्पेशल और क्या है खास आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। तो देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का मतलब क्या होता है, ऐसी वर्ब। तो इसमें देखिए, नॉन फाइनाइट हम किसे कहते हैं। नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती है ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले ये समझे कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब है ना, वो बेसिकली वर्ब ये वाली वर्ब है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट बोलते हैं। तो पहले तो इनको डिफरेंशिएट करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं कि आखिर फाइनाइट वर्ब्स क्या है और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो क्या है। तो फाइनाइट वर्ब्स वो होती है कि दोज वर्ब्स दैट एग्री विद द सब्जेक्ट एंड एक्सप्रेस द मूड, टेंस, नंबर एंड टेंस, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए टेंस। यानी कि वो वर्ब्स ऐसी क्रियाएं जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चलती है और सब्जेक्ट जैसा होता है उस सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आती है, यानी कि जहां पर टेंस के सभी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, उसको अपन बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और तो यहाँ पर देखिए, फाइनाइट वर्ब में हमने पहला हमारा एग्जांपल है आई वांट टू राइट। आई यहाँ पर देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके बाद हमने किसका यूज किया है, वांट का यूज किया है। वांट यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हम लोग जानते हैं कि आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही वांट्स टू राइट। ये भी देखो सेंटेंस, अब आई के साथ तो हमने वांट का यूज किया और ही के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, वांट्स का यूज कर रहे हैं। अब ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो अगर हम देखें सिंपल प्रेजेंट के नियमों को तो हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो ये जो है वो ग्रामर का रूल होता है। तो जहां पर ग्रामर के रूल एप्लीकेबल होंगे वो क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है ही वांट्स टू राइट। अब अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, शी वांटेड टू राइट। तो वांटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है शी वांटेड टू राइट। वांटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना, ये हमारा है फाइनाइट वर्ब। क्या यहाँ पर टेंस के नियमों का यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। टेंस के रूल्स का यूज हो रहा है और जैसा टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब्स का यूज करते हैं। तो इस प्रकार की वर्ब्स जहाँ पे टेंस का यूज होता है, टेंस के ग्रामर के नियमों का यूज होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अब देखिए हमारा सेंटेंस है अगला, ही इज एन एडवोकेट। तो यहाँ पर देखिए हमने देखिए एन का यूज किया है। एन यहाँ पे आर्टिकल है और आर्टिकल में हम ये जानते हैं कि वॉवल का नियम है कि वॉवल से पहले हम एन का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे एन का यूज किया। और अगर लिखा हुआ है यू आर एन एडवोकेट, तो ही के साथ हम इज का यूज कर रहे हैं और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो इज और आर यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। नेक्स्ट है दे अप्रिशिएट अ लिटिल प्रेज नाउ एंड देन। अब दे यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में हम किसका यूज कर रहे हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, अप्रिशिएट लिखा। अप्रिशिएट यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो दिस इज द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर अप्रिशिएट क्या है, फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है गीता टेल्स स्टोरीज एट नाइट। तो गीता किसी का नाम, अब देखिए हमेशा हम जानते हैं कि किसी भी पर्सन का नेम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या यूज किया हमने, गीता के साथ में टेल्स का यूज किया। गीता टेल्स स्टोरीज एट नाइट। तो यहाँ पर टेल्स जो है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो आई होप यहाँ पे फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुका है कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स है जहां पर टेंस के नियमों का यूज होता है,
जहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है, ग्रामर के बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स चलती हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब्स। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट का ऑपोजिट क्या हो गया, नॉन फाइनाइट, यानी कि जहां पर जो है वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि टेंस के नियमों को फॉलो नहीं किया जाता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। कौन कौन सी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि 2+V1, 2 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरंड। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी का यूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं जीरंड कहते हैं। पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो आईएनजी का यूज किया जाए या ईडी का यूज किया जाए या ईएन का यूज किया जाए, उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। जैसे हमारा सेंटेंस है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए वॉकिंग जो वर्ड है ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि अगर हम बात करें जीरंड की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी है वो नाउन के रूप में सब्जेक्टिव केस में जब यूज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरंड कहते हैं। अभी आगे की क्लासेस में इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जो वॉकिंग वर्ड है दैट इज कॉल्ड द नॉन फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे जो है टेंस का रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाउंड नहीं है, यानी कि जो वर्ब्स सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में वर्ब आएगी। तो ग्रामर का बेसिक रूल्स तो यहाँ पर इस तरीके से होगा कि पहले अपन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन वर्ब्स का यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, उसके बाद में एडवर्ब का यूज करेंगे। तो ये तो क्या हमारा बेसिक जो है ग्रामर का रूल है। लेकिन जहाँ पे ग्रामर का रूल अप्लाई नहीं करता, अब ग्रामर का रूल अप्लाई नहीं करता यानी कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाउंड नहीं है, तो उसे अपन बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे हमने लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर ये जो है नाउन के रूप में आ रहा है, तो हमने लिखा दिस इज अ सिंगुलर। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज यानी कि चलना एक अच्छा व्यायाम है, अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। तो देखो लाइक्स के बाद में क्या लिखा हुआ है, रीडिंग। तो दिस रीडिंग इज अ पार्टिसिपल, इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। तो ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग यहाँ पे क्या है, रीडिंग्स यहाँ पे पार्टिसिपल है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको कि उसे पढ़ना पसंद है। अगला सेंटेंस है टू आर इज ह्यूमन फॉरगिव डिवाइन। तो देखो टू आर यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव जो वर्ब होती है उसमें अपन लोग यूज करते हैं टू आर। टू आर, टू के बाद में वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इन्फिनिटिव का ये रूल है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भाई जब भी हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे जीरन इन्फिनिटिव का इस तरीके से यूज करते हैं, तो ये जो वर्ब होती है ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और ये सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होती। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जरा देखते हैं एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अभी जेएलओ के एग्जाम्स हैं और एपीओ आरजेएस की वैकेंसीज भी नियर अबाउट है। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है आरपीएससी का या हाई कोर्ट का। तो यहाँ पे जो आरजेएस के एग्जाम्स है, जो प्री आरजेएस का पेपर है, उसमें इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आते हैं, जेएल और एपीओ में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए जरा डिस्कशन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आई कैन नॉट कॉमेंट विदाउट डैश द रिपोर्ट। अब देखिए अगर इस सेंटेंस को देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारा एक आंसर देखना है। आई कैन नॉट कॉमेंट, यानी कि कैन के बाद में नॉट का यूज हुआ है, उसके बाद में कॉमेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो क्या रूल है यहाँ पर, यहाँ पे ये रूल होता है कि जब भी अपन मॉडल्स का यूज करते हैं, तो जितनी भी मॉडल्स होती है, मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स का यूज किया जाएगा, यानी कि मॉडल के बाद में कभी भी जो है टू और वी वन का यूज नहीं किया जाता, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो देखो यहाँ पे कमेंट लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में लिखा हुआ है विदाउट। अब ग्रामर का क्या कोई रूल एप्लीकेबल होता है? जी हाँ, ग्रामर का एक रूल एप्लीकेबल होता है कि अगर कभी भी सेंटेंस में विदाउट का यूज होगा तो विदाउट के बाद में वी वन में हम आईएनजी का यूज करते हैं। विदाउट के बाद में हम किसका यूज करेंगे, वी वन में आईएनजी का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए किसका यूज होगा, V1 में सी वर्ब है तो वर्ब में ing का यूज होगा। तो एग्जाम में हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में विदाउट का यूज हो रहा है और विदाउट के बाद में आपसे वर्ब पूछी जा रही है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको यूज करनी है, तो साथियों याद रखिएगा विदाउट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल की वो वर्ब जो कि आईएनजी लेके आएगी वो विदाउट के बाद यूज होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश अराउंड ही नोटिस्ड अ लेटर ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पर आप देखिए नोटिस्ड का यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये लिखा जा रहा है सिंपल पास्ट में लिखा जा रहा है। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका लिखा गया है सिंपल पास्ट में, सेंटेंस जो है वो आपका लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि अराउंड से पहले जो है वर्ब कौन सी आएगी। तो देखो अराउंड से पहले जो वर्ब है वो एक एक्टिव वर्ब है, तो यहाँ पर इस वर्ब्स को हम बोलते हैं एक्टिव वर्ब बोलते हैं। और जो एक्टिव वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है, जीरंड वाली होती है। यानी कि यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, V1 में ing का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुकिंग हम यूज करेंगे, लुकिंग अराउंड ही नोटिस्ड अ लेटर ऑन द फ्लोर। तो एग्जाम में याद रखिएगा अगर कभी भी इसी तरीके का कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है जहां पर सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है और उससे पहले पूछा जा रहा है कि वर्ब क्या है, और अगर वर्ब जो है वो किसी एक्शन को बता रही है, वर्ब अगर किसी एक्टिव नेस को बताती है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द जेरंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ही वांटेड हिम डैश हिज हैंड्स इन द बाथरूम। ओके अब देखिए यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, वांटेड का यूज हो रहा है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब हो और उसके बाद में हमें दूसरी किसी वर्ब का यूज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, टू और V1 का यूज करते हैं। टू के बाद में किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शी वॉन्टेड हिम टू वॉश हिज हैंड्स इन द बाथरूम। तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, वर्ब है, नॉट द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का होना कंपलसरी नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी वर्ब हो सकती है, उस वर्ब के बाद में अगर टू लिखा है तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू वॉश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को पहचानना होता है। देखिए नेक्स्ट है द ट्रेन इज लाइकली। ओके अब देखो क्या कोई रूल है जो कि एप्लीकेबल हो रहा है, साथियों ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में लाइकली शब्द आ जाए, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में लाइकली शब्द आ जाए, तो उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, 2+V1 का यूज करते हैं। इसके बाद में हमेशा हम किसका यूज करेंगे, 2+V1 का यूज करेंगे, यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो इसे अपन बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, द ट्रेन इज लाइकली टू अराइव। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो जेएलओ और एपीओ के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है, और आपको मालूम होगा कि आरपीएससी ने इस बार जो रूल्स चेंज किए हैं उसमें 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। जी हाँ, 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे ओएमआर शीट में। और जब और आपको सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। पहले तो ये होता था कि हमें जो क्वेश्चन आता था हम उसी को करते थे, लेकिन अब से क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अब अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो जो 5th नंबर का ऑप्शन है वो आपको दिया जाएगा, नन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर आप नन पे टिक करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को, यानी कि आपने जो है 4th ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा और आपने स्किप कर दिया किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको पता है कि आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। ये जो है आरपीएससी के नोटिफिकेशन में जो है साफ साफ क्लियर है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अब से जो है वो आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको 5 ऑप्शंस जो है वो दिए जाएंगे। ये आरपीएससी की साइट पर अवेलेबल है नोटिफिकेशन में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्पीकर इज डैश हिज लेक्चर। अब देखिए अगर कोई भी एक्शन अभी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर एक्शन।
अगर कोई भी एक्शन जो है वो कैसा है, नियर फ्यूचर एक्शन है, तो वहां पर अगर कोई भी एक्शन जो है, देखिए, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर द स्पीकर इज डैश हिज लेक्चर। तो नियर फ्यूचर एक्शन की हम जब बात करते हैं, तो नियर फ्यूचर एक्शन में हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करते हैं या तो अबाउट टू का यूज करते हैं, या फिर हम जो है गोइंग टू का यूज करेंगे, और इसके बाद में हमेशा V1 का यूज होगा। यानी कि अबाउट टू और गोइंग टू के बाद में V1 का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीकर इज डैश हिज लेक्चर, यानी कि स्पीकर अपने लेक्चर को स्टार्ट करने वाला ही है। तो हमारा आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ही रिफ्यूज डैश हिज पेरेंट्स। तो देखो, रिफ्यूज के बाद में हमेशा किसका यूज होगा, टू के बाद में V1 का यूज होगा अगर कोई वर्ब होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम लिखेंगे ही रिफ्यूज टू ओबे हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माई डॉटर डैश यस्टरडे हाउ टू काउंट फ्रॉम 1 to 100। अब देखिए, सेंटेंस में आपको लिखा हुआ है माई डॉटर डैश यस्टरडे। सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। तो यहाँ पे माई डॉटर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम देखें तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट के टाइम को बताता है, पास्ट का टाइम, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, लर्न का यूज करेंगे। अब आपको ये समझना होगा कि लर्न यहाँ पे क्या है, लर्न यहाँ पर हो गया फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि ये देखो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही है। हम जब ग्रामर के रूल्स की बात करेंगे तो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब चलेगी उसका अपन बोलेंगे फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो लर्न यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है। लर्न यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब है। माई डॉटर डैश यस्टरडे हाउ टू काउंट। अब हाउ के बाद में किसका यूज किया हुआ है, टू काउंट का यूज किया हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दो वर्ब्स होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो टू के बाद में किसका यूज किया हमने, काउंट का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। तो हम लिखेंगे माई डॉटर लर्नड यस्टरडे हाउ टू काउंट फ्रॉम 1 to 100। नेक्स्ट है शी डैश रीड अ नॉवल सिटिंग एट होम सिंस टुडे मॉर्निंग। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये हम यूज करेंगे जब हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि शी रीड अ नॉवल सिटिंग एट होम सिंस टुडे मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, शी के साथ। शी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हैव बीन और हैज बीन, दोनों में से हैज बीन का यूज करते हैं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिटिंग एट होम। क्या यहाँ पे वर्ब टेंस को फॉलो कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो ये वर्ब कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। दिस इज द फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है मोहित एंड सोहेल डिड नॉट थिंक इट डैश इजी टू कैरी द काउच अप स्टेयर एज रवीना सेड। काउच सोफे को कहा जाता है। तो यहाँ पे काउच वर्ड का मतलब होता है सोफा, और एक ईडियम होती है काउच पटेटो। काउच पटेटो का मतलब होता है लेजी पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि हमेशा सोफे पे रहता है, लेजी रहता है, इसको हम बोलते हैं काउच पटेटो कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस है मोहित एंड सोहेल डिड नॉट थिंक। देखिए, ग्रामर के अगर रूल की बात की जाए तो यहाँ पे थिंक जो है ये क्या है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और हम लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि किसी भी सेंटेंस में अगर डू नॉट का यूज हो, डिड नॉट का यूज हो, डज नॉट का यूज हो, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, V1 का यूज किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस है मोहित एंड सोहेल डिड नॉट थिंक। इट के इसके बाद लिखा हुआ इट। अब देखो इट डैश इजी टू कैरी। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है पास्ट में है, विल प्रेजेंट है, शैल प्रेजेंट है, शुड जो है वो हमेशा सजेशन के लिए आता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में वुड को क्यों सेलेक्ट किया वो समझिएगा,
क्योंकि यहाँ पे डिड का यूज हो रहा है, तो डिड का मतलब हो रहा है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में है, सेंटेंस जो है वो किस में है, सिंपल पास्ट में है। जब सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे वुड का यूज होगा। बाकी सभी ऑप्शंस जो है वो विल, शैल और शुड जो है वो प्रेजेंट के हैं, लेकिन वुड केवल परफेक्टली पास्ट का ऑप्शन है, इसीलिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वुड बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट इज अवर लाइफ सो वी हैव द लिबर्टी डैश व्हाट वी वांट विथ आवर फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा है इट इज अवर लाइफ, ये हमारी लाइफ है, सो वी हैव द लिबर्टी, तो हमें जो है क्या है, लिबर्टी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसका यूज होगा, टू डिसाइड का यूज होगा, यानी कि टू के बाद में V1 का यूज होगा। व्हाट वी वांट, वांट के बाद में हमेशा किसका यूज करेंगे, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट बोलते हैं। ये जो वर्ब होगी इसको क्या कहा जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या होती है। चलिए अब हम इसके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं आज के केस को। तो आज का केस हमारा है जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। तो क्या है केस, आइए समझते हैं। केस है आपका, दिस अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द इम्पिंग्ड जजमेंट। अब देखिए यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, ग्रामर को देखेंगे, क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है वो सेंटेंस हम बना रहा है। तो दिस अपील हैज बीन फाइल्ड, ये जो अपील थी वो क्या है, हैज बीन फाइल्ड, उसको फाइल किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में हम हैज बीन का यूज करते हैं, हैव बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिखा दिस अपील हैज बीन फाइल्ड। फाइल्ड यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब है। फाइल्ड यहाँ पर क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब है, अगेंस्ट द इम्पिंग्ड जजमेंट यानी ऑफ ए डिविजनल बेंच ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डेटेड 21 ऑफ द मार्च अप्रैल जून 2010। देखो यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से लिखा गया है कि ये जो अपील थी वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक खंडपीठ के अपेक्षित निर्णय के विरुद्ध जो है वो फाइल की गई थी 25/5/2010 को, बाय दैट जजमेंट ऑफ द डिविजनल बेंच, और उस खंडपीठ के उस निर्णय के आधार पर upheld the judgment of the learned single judge of the High Court dated 10/2/2010 dismissing the petition against the commissioner's order holding that the village pond had to be used for common purpose of the villagers and nobody could be allowed to encroach upon it। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाय दैट जजमेंट ऑफ द डिविजनल बेंच, उस खंडपीठ के निर्णय के आधार पर जो लर्न यानी कि जो एक ज्ञानवान सिंगल जज है, उनके जो जजमेंट है जो हाई कोर्ट का जो था 10 फरवरी 2010 को हुआ था, उसको डिसमिशन करते हुए, उसको डिसमिस करते हुए कमिश्नर जो ऑर्डर थे, उस ऑर्डर के खिलाफ जो पिटिशन दायर की गई थी उसको डिसमिस किया। कि उसमें बताया गया था कि जो विलेज पॉन्ड है यानी कि जो गांव का जो तालाब है, उसे गांव के सभी लोगों के सामान्य पर्पस के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था, और जो है किसी भी व्यक्ति को वहां पर अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। तो इस ऑर्डर को क्या कर दिया गया, डिसमिसल कर दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो मेरिट इन दिस अपील, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील में कोई भी तथ्य नहीं पाया। द अपीलेंट्स हेयरिन वर ट्रेसपासर्स, और जो अपीलेंट्स थे वो अतिक्रामक यानी कि अतिक्रमण जो है, ट्रेसपासर्स जो है वो पाए गए। हु इलीगली इनक्रोच्ड ऑन द ग्राम पंचायत, जिन्होंने ग्राम पंचायत के ऊपर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था। यहाँ पर जो भी आपको रेड में दिखाई दे रहा है ये सभी जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स है, क्योंकि ग्रामर का यूज हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, क्योंकि पास्ट में लिखा गया है, घटना ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। Even if the appellant have built houses on the land in questions and possession, and the land in questions must be handed back to the ग्राम पंचायत, यहाँ तक कि जो अपीलेंट है
उन्होंने अपने घरों को इन क्वेश्चंस लैंड इन क्वेश्चंस यानी कि जो भी एक आर्ग्यूड जो लैंड थी उस लैंड पर अधिकृत करते हुए जो जगह जिन पे प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे तो मस्ट बी हैंडेड बैक टू द ग्राम पंचायत, उनको जो है वापस से ग्राम पंचायत के हैंड में उनको अवश्य दिया जाना चाहिए था। regularizing such illegate regularizing such illegalities must not be permitted because it is Gram Sabha land which must be kept for the common use of villagers of the village। और यहाँ पर नियमित करते हुए इस प्रकार की जो अवैधताएं हैं उनको नियमित करते हुए कि इन्हें जो है परमिट नहीं किया जाना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ग्राम सभा की जो जमीन है उसे गांव के सभी ग्राम वासियों के सामान्य पर्पस के लिए अवश्य रखा जाना चाहिए। The letter dated 26th of September 2007 of the government of Punjab permitted regularizing of the possession of these unauthorized occupant is not valid। और जो लेटर यानी कि जो पत्र जो था लेटर जो था जो कि पंजाब सरकार को लिखा गया था 26 सितंबर 2007 में, जिसमें बताया गया था कि इस प्रकार से जो भी अनधिकृत कब्जा जो है जो वहां के रहने वालों ने कर रखा है वो जो है क्या है वैलिड नहीं है, वो वहां पर क्या है अवैध कब्जा है। Such letters are wholly illegal and without jurisdiction and such illegalities cannot be regularized। यानी कि इस प्रकार के जो लेटर्स है इस प्रकार के जो पत्र हैं वो पूरी तरीके से क्या है इलीगल है और विदाउट जुरिस्डिक्शन बिना किसी जुरिस्डिक्शन के हैं और इस प्रकार की जो इलीगलिटीज है उन्हें जो है रेगुलराइज नहीं किया जाना चाहिए। द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द विलेजर्स कैन नॉट सफर मेयरली। सामान्य जो रुचि है सामान्य जो इंटरेस्ट है हित जो है गांव वासियों के उन्हें जो है सफर नहीं किया जा सकता मेयरली केवल इस बात के लिए बिकॉज द अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैज सब्सिस्टेड फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि जो अनधिकृत जो ऑक्यूपेंट्स है जो रहने वाले हैं उन्हें जो है जो बहुत सालों से हैं उन्हें जो है सब्सिस्टेंट नहीं किया जा सकता है, उन्हें किसी और जगह पे जो है वो सब्सिस्टेंट किया जा सकता है। The court gave directions to all the state governments in the country। जो कोर्ट है उसने डायरेक्शन दिए टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री कि देश की सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए दैट दे शुड प्रिपेयर स्कीम्स फॉर इविक्शन। उन्हें जो है इविक्शन यानी कि हटाने के लिए एक स्कीम को तैयार करना चाहिए ऑफ इलीगल या अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स ऑफ ग्राम सभा ग्राम पंचायत या प्रमबोक या शामलत लैंड। यानी कि जो कोई भी लोग जो कि एक अवैध रूप से अनधिकृत रूप से रहते हैं ग्राम सभा ग्राम पंचायत परमबोग या शामलत लैंड पर दीज मस्ट बी रिस्टोर्ड फॉर द कॉमन यूज। उन्हें जो है रिस्टोर्ड किया जाना चाहिए उन्हें हटा देना चाहिए फॉर द कॉमन यूज ऑफ विलेजर्स ऑफ द विलेज। यानी कि गांव के रहने वाले लोगों के सामान्य उपयोग के लिए। For this purpose, the chief secretaries of all state governments, union territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the governments। देखिए इस उद्देश्य के लिए इस पर्पस के लिए जो चीफ सेक्रेटरीज है सभी स्टेट गवर्नमेंट के या यूनियन टेरिटरीज के भारत में उन्हें जो है निर्देश दिए गए कि वो सभी आवश्यक कार्रवाई को करें और वो जो है सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स जो है उनकी सहायता लें। द सैड स्कीम शुड प्रोवाइड फॉर द स्पीडी इविक्शन ऑफ सच इलीगल ऑक्यूपेंट्स आफ्टर गिविंग देम ए शो कॉज नोटिस एंड ए ब्रीफ हियरिंग। और ये जो स्कीम जो थी उसे जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए स्पीड यानी कि त्वरित इविक्शन करने के लिए इस प्रकार के जो अनधिकृत इलीगल अवैध रूप से जो रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आफ्टर गिविंग देम और उन्हें जो एक शो कॉज नोटिस कारण बताओ नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए और एक ब्रीफ हियरिंग यानी कि संक्षिप्त हियरिंग के बाद में। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि इस केस के अंदर एक बहुत ही निर्णायक रूप से सिद्ध हुआ है। यहाँ पर अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भी वर्ब्स है वो यहाँ पे कैसी है फाइनाइट वर्ब है क्योंकि पास्ट टेंस का यूज हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है।
तो यहाँ पर ग्रामर को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और केस लॉ को भी हम देख सकते हैं। केस लॉ जो है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि किस तरीके से वर्ब्स का यूज़ यहाँ पे हुआ है। कैन नॉट के बाद में आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, जो कि यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। रेगुलराइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड पैसिव वॉइस है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ये था हमारा आज का केस और हम लोगों ने डिस्कस किया जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। तो देखिए इस तरीके से हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए एक श्रृंखला लेके आए हैं, जो कि आपके एडीजे, एपीओ, जेएलओ, आरजेएस के एग्जाम्स के लिए उपयोगी होगी। रेगुलर क्लासेस, रेगुलर बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट हैं। तो हम फिर मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।